जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास है उदयपुर। मैंने फर्स्ट वीडियो आपको समझाया था कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। सेकंड वीडियो मैंने ये समझाया था रोम किस तरीके से वर्क करती है। आज मैं आपको थर्ड वीडियो कंप्यूटर साइंस का समझाने जा रहा हूं कि रैम किस तरीके से वर्क करती है और सीपीयू किस तरीके से वर्क करता है। देखो बच्चों, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। ये कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी। और ये क्या है? आपका सीपीयू। और प्राइमरी के अंदर मैंने रोम कंप्लीट कर दिया है बच्चों। रोम के सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको फ्रेमवेयर कहते हैं। फ्रेमवेयर मतलब फिक्स। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, रोम के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? फ्रेमवेयर। रोम के सॉफ्टवेयर को फ्रेमवेयर कहा जाता है क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर फिक्स होता है, कंपनी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। एक बार कंपनी प्रोग्रामिंग कर देती है, उसके बाद इसके डेटा को बदला नहीं जा सकता, इसलिए इनको फ्रेमवेयर कहते हैं। आज चलिए, अपना जो टॉपिक है वो रैम है। अच्छा, ये तो मैंने समझा दिया कि रैम क्या काम में ली जाती है। तो सबसे पहले जिसको भी एग्जीक्यूट होना है वो रैम के अंदर आता है। रैम एक तरीके से टेम्परेरी स्टोरेज का काम करती है। किसी भी चीज को एग्जीक्यूट होना है वो रैम के अंदर आती है। और रैम से फिर वो डेटा कहां जाता है? सीपीयू के पास जाता है बच्चों। रैम बिल्कुल खाली होती है, रोम फुल भरी होती है। याद रखिए, ये नॉन वोलेटाइल है और ये वोलेटाइल है, क्योंकि लाइट आने के बाद ये बिल्कुल खाली हो जाती। लाइट जाने के बाद जैसे ही लाइट गई ये पूरी वापस ब्लैंक हो जाती है। रैम क्या है? तो रैम वोलेटाइल है बच्चों। रैम वोलेटाइल है बच्चों, रोम नॉन वोलेटाइल है बच्चों। रोम के डेटा डिलीट नहीं होते, लाइट जाते ही रैम के डेटा डिलीट हो जाता है। रैम बिल्कुल खाली होती है। रैम के अंदर वो डेटा आता है जिसको एग्जीक्यूट होना होता है, और यहां से ही डाटा सीपीयू के पास जाता है, और जो सीपीयू है वो इसको एग्जीक्यूट कराता है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। रैम कितने तरीके की होती है? अभी तक मैंने क्या समझाया? रैम का यूज क्या है? रैम बिल्कुल ब्लैंक होती है। जिस भी डेटा को एग्जीक्यूट होना होता है वो रैम के अंदर आता है। रैम के अंदर ओएस जरूर होगा। जब तक कंप्यूटर स्टार्ट होगा रैम के अंदर ओएस जरूर होगा। जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा ओएस वहां से हट जाएगा। जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम भी खाली होती है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो रैम के अंदर डेटा आ जाता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। रैम क्या होती है? वोलेटाइल है, क्योंकि रैम के डेटा को लाइट जाते ही रैम का डेटा डिलीट हो जाता है, इसलिए रैम जो है वो क्या है? तो रैम वोलेटाइल है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, रैम कितने तरीके की होती है? तो मैन्युफैक्चरिंग और वर्किंग के हिसाब से रैम को दो तरीके से बांटा जाता है। सबसे पहला है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है? ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है बच्चों? वर्ड है रैंडम, ये बच्चों वर्ड है एक्सेस, और ये क्या है बच्चों? मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बच्चों याद रखिए, इसके अंदर मान लीजिए ये सेकेंडरी स्टोरेज है, इसके अंदर से डेटा कहीं से भी डायरेक्टली इसके अंदर आ जाता है। और बच्चों यहां पर जितने भी डेटा है उनमें से कोई भी डेटा को रैंडमली उठा के अपन सीपीयू के पास भेज सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है सीरियल वाइज, चलो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं का भी डेटा को डायरेक्टली उठा के सीपीयू के पास भेज सकते हैं, इसलिए इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो मेमोरी जो डायरेक्टली एक्सेस की जा सकती है, सीरियल वाइज चलने की जरूरत नहीं है। एक होती है सीरियल एक्सेस, जैसे आपने टेप सुना होगा, जो गांव में टेप होती थी, रील वाली कैसेट होती थी, उसके अंदर क्या होता है कि अपन को सीरियल वाइज चलना पड़ता है कैसेट के अंदर। और यहां सीरियल वाइज चलने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी क्लिक करोगे डायरेक्टली वही डेटा ओपन हो जाएगा, या उसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक कंसेप्ट है जिसके अंदर मेमोरी के किसी भी लोकेशन से डेटा को डायरेक्टली उठाया जा सकता है। क्लियर? इसलिए इस क्वालिटी की वजह से इस मेमोरी का नाम पड़ा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल है, डेटा जाते हैं इसके डेटा डिलीट हो जाते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट करते वहां पर डेटा आ जाते हैं। कौन डेटा लग के आता है? मैंने बताया था बूट होता है। बूट किस तरीके से होता है वो मैंने समझा दिया था आपको। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अच्छा रैम कितने तरीके की होती है बच्चों? बनाने के हिसाब से रैम होती है दो तरीके की। एक होती है बच्चों रैम जिसको बोलते हैं डायनेमिक रैम, और एक रैम होती है बच्चों एस रैम जिसको बोलते हैं अपन स्टैटिक रैम।
डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम ये क्या होता है, तो इनको समझना बच्चों। मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, समझना। रैम कितने तरीके की बताई मैंने? 2 तरीके की बताई। एक क्या बताई मैंने? डी रैम, और एक बताई बच्चों मैंने एस रैम। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, डी रैम की फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम की फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा बच्चों एक बार बताइए, डी रैम क्या है? इसकी बनावट इस तरीके की होती है, यहां पर एक ट्रांजिस्टर होता है और ये एक कैपेसिटर होता है। एक तो ट्रांजिस्टर और एक क्या होता है? कैपेसिटर। और एस रैम की बनावट कुछ इस तरीके की होती है बच्चों। एस रैम की बनावट के बारे में अगर मैं बात करूं तो एस रैम की बनावट कुछ इस तरीके की होती है। बच्चों ये इनकी बनावट है। ये किसकी बनावट है? डी रैम की। और ये किसकी बनावट है? एस रैम की। अच्छा यहां पर क्या होता है? यहां एक ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर है, ये एक कैपेसिटर होता है, और इसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, बड़े लेवल का कोई एग्जाम देते हो तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि डी रैम में एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर होता है, एस रैम में 6 ट्रांजिस्टर होता है। अच्छा बच्चों इसमें क्या क्या अंतर है तो समझना। डी रैम में इसको एक फ्लिप फ्लॉप कहते हैं बच्चों, या तो ये 1 होल्ड करता है या 0 होल्ड करता है। मैंने एक वर्ड यूज किया फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या है? मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है, हार्डवेयर यूनिट है, मेमोरी की सबसे छोटी हार्डवेयर यूनिट है, या तो 1 होल्ड करेगा या 0 होल्ड करेगा। फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट है जो या तो हाई वोल्टेज होल्ड करता है या लो वोल्टेज होल्ड करता है। हाई वोल्टेज मतलब 1, लो वोल्टेज मतलब क्या होता है? 0। फ्लिप फ्लॉप दुनिया का सबसे छोटा मेमोरी सर्किट है जो या तो 1 होल्ड करता है या 0 होल्ड करता है। यहां तक क्लियर? तो एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए, डी रैम का फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए, फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है फ्लिप और फ्लॉप। फ्लिप 1 फ्लॉप 0। फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट जो या तो 1 होल्ड करेगा या 0 होल्ड करेगा। डी रैम का फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए 2 इक्विपमेंट चाहिए, एक ट्रांजिस्टर चाहिए और एक कैपेसिटर चाहिए। और एस रैम का फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए 6 ट्रांजिस्टर चाहिए। अच्छा बच्चों याद रखिए, ये भी 1 और 0 ही होल्ड करता है, वो भी 1 और 0 ही होल्ड करता है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज्यादा है। इसकी एक प्रॉब्लम है, मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने 5 वोल्ट दिया तो ये 5 वोल्ट जाके यहां पर सेव हो गया। 5 वोल्ट का मतलब होता है 1। 5 वोल्ट का मतलब कितना होता है बच्चों? 1। तो 1 यहां जाके आपका सेव हो जाता है, 1 हो जाता है। अब कैपेसिटर की एक प्रॉब्लम है, ये समय के साथ क्या हो जाता है? धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। जैसे मोबाइल की बैटरी है, उसको आपने कंप्लीटली चार्ज कर लिया, लेकिन समय के साथ साथ वो क्या हो जाती है? डिस्चार्ज। आप उसको यूज मत करो लेकिन पड़े रहने दो, फिर भी वो समय के साथ धीरे धीरे क्या हो जाती है? डिस्चार्ज। ये तो बहुत छोटी बात है बच्चों, ये तो कुछ माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो 5 वोल्ट है वो धीरे धीरे कम होता 0 वोल्टेज की तरफ जाता है, और जो 1 डाला था वो किस में चेंज हो जाता है? 0। ये प्रॉब्लम किसकी है? कैपेसिटर की प्रॉब्लम है। हाँ, कैपेसिटर इसलिए लिया गया है ताकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बने, लेकिन कैपेसिटर की अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि समय के साथ धीरे धीरे क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। तो बच्चों डी रैम के अंदर आपको रिफ्रेश सर्किट की जरूरत होती है। ऐसे लाखों फ्लिप फ्लॉप मिलकर डी रैम बनती है, और बच्चों इन सबकी एक ही क्वालिटी है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। लाइट नहीं गई है, फिर भी आपका डेटा बदल रहा है। 1 का 0 हो रहा है, डायनेमिक हो रहा है। 1 का 0 हो रहा है, 0 का 1 तो होने से रहा। अरे हाई वोल्टेज ही तो लो वोल्टेज में कन्वर्ट होगा, डिस्चार्ज ही तो होगा, या डिस्चार्ज चार्ज कैसे हो जाएगा? तो 1 0 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब 1 जब 0 में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब लाइट आ रही है, फिर भी डेटा बदल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बच्चों? डायनेमिक। क्या ये वोलेटाइल है? बिल्कुल वोलेटाइल है। लाइट जाने के बाद डेटा डिलीट हो जाता है, पूरा रैम ही वोलेटाइल है। पूरा का पूरा रैम ही क्या है बच्चों? वोलेटाइल है। रैम चाहे डी रैम हो चाहे एस रैम हो, दोनों वोलेटाइल है, लेकिन लाइट आ रही है फिर भी इसके डेटा बदल रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? डी रैम। और बच्चों इन डेटा नहीं बदले, इसके लिए यहां पर एक सर्किट को यूज किया जाता है जिसका नाम है रिफ्रेश सर्किट। अब क्वेश्चन ये होता है सर रिफ्रेश सर्किट क्या काम करता है? रिफ्रेश का मतलब है उसकी पूर्व कंडीशन में पहुंचा देना। अगर 5 वोल्ट था तो 5 वोल्ट कर देता है, 0 वोल्ट था तो 0 वोल्ट कर देता है।
जो डेटा था वैसा का वैसा उसको बदलने से पहले कर देता है। ये रिफ्रेश सर्किट का काम है बच्चों। रिफ्रेश सर्किट किस में जरूरत पड़ती है? डी रैम में जरूरत पड़ती है। डी रैम क्यों नाम पड़ा? क्योंकि लाइट आ रही है फिर भी उसका डेटा बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? कैपेसिटर की वजह से बदल रहा है। कैपेसिटर की क्या प्रॉब्लम है? कैपेसिटर समय के साथ धीरे धीरे क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो बच्चों अब अपन आगे बढ़ते हैं एस रैम। एस रैम की देखो आपको ये डायग्राम रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि डी रैम का एक फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है और एस रैम का एक फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज्यादा है और रिफ्रेश सर्किट की इसमें जरूरत है। इसकी कॉस्ट कम है। किसकी? डी रैम की, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट्स लगे नहीं। इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसकी स्पीड भी ज्यादा है। किसकी? एस रैम की स्पीड ज्यादा है। रिफ्रेश सर्किट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार डेटा डाल दिया वो स्टेबल रहता है जब तक अपन नहीं बदले, इसलिए इसका नाम स्टैटिक रैम है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बताओ इसके बारे में 10 शब्द बोल के बताइए। एस रैम का डेटा स्थिर रहता है जब तक नहीं बदले, अपन खुद नहीं बदले, इसलिए इसका नाम स्टैटिक रैम है। एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए 6 ट्रांजिस्टर की जरूरत है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज्यादा होती है, स्पीड भी इसकी ज्यादा होती है, कॉस्ट भी इसकी ज्यादा होती है, लेकिन यूज ज्यादा ये आती है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम है। इससे इसकी कॉस्ट लगभग 10 गुना होती है बच्चों। अगर ये 500 की आती है तो ये लगभग आपके 4-5 हजार रुपए तक की आती है। याद रखिए इसकी कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से इसको यूज नहीं करते, इसको यूज करते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, डेटा धीरे धीरे डायनेमिक हो जाता है, बदलता रहता है, इसलिए क्या यूज किया जाता है बच्चों? डी रैम। आपको दोनों सर्किट को नहीं देखना है, आपको केवल रटना नहीं है, इसलिए मैं बार बार आपको ये सर्किट ले लेके समझा रहा हूं। चलो बताओ रिफ्रेश सर्किट की किस में जरूरत है? डी रैम। क्या रैम वोलेटाइल है? हाँ, दोनों ही तरीके की रैम वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब लाइट चले जाए तो डेटा खत्म हो जाता है। हाँ, दोनों जगह से खत्म हो जाता है। तो फिर इसका नाम डी रैम क्यों पड़ा? लाइट आ रही है फिर भी डेटा बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? कैपेसिटर की प्रॉब्लम से बदल रहा है। वहां एस रैम क्यों पड़ा? क्योंकि डेटा डालने के बाद डेटा फिक्स रहता है, स्थिर रहता है जब तक यूजर नहीं बदले, इसलिए उसका नाम स्टैटिक रैम पड़ा। उसके फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए 6 ट्रांजिस्टर की जरूरत है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, उसकी कॉस्ट ज्यादा है, उसकी स्पीड ज्यादा है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं उनमें यही रैम लगाई जाती है। और यहाँ पर कौन सी रैम लगाई जाती है? आपकी डी रैम, जो स्टूडेंट के लिए काम में लिए जाते हैं। क्लियर बच्चों? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपना रैम खत्म बच्चों। रैम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। रैम क्या होती है? वोलेटाइल होती है। क्लियर? आपके लेवल पे इतना ही क्वेश्चन आएगा। रैम क्या होती है? वोलेटाइल होती है। रिफ्रेश सर्किट किस में होता है, किस में नहीं होता है। डी रैम की फुल फॉर्म, एस रैम की फुल फॉर्म। बच्चों कितना भी लेवल का पेपर बने सब कुछ आप कवर कर दोगे। देखो अगर मैं आपको फुल फॉर्म पढ़ाना ही आता बच्चों तो वो तो तुम खुद भी पढ़ लो। क्या हो सकता है कंप्यूटर में वो सारा मैं आपको समझा रहा हूं और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। पटवारी, कांस्टेबल, आईए यानी जितने भी आरपीएससी के एग्जाम है उनका सिलेबस फिक्स है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। आपको हाई लेवल नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ जितना आपको चाहिए 100% क्वेश्चन करने के लिए उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब चलिए मेरा एक पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कौन सा? ये प्राइमरी मेमोरी। इसमें रैम भी खत्म है और रोम भी खत्म है। ये लीजिए। अब अपन बात करते हैं सीपीयू। यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, उसको भी समझ लेता है। सीपीयू के 2 पार्ट होते हैं, सीयू और एएलयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत सारे बच्चे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, कल भी मैंने बताया था। कंट्रोल यूनिट इसका एक पार्ट है। कंट्रोल यूनिट इसका एक पार्ट है। एएलयू की फुल फॉर्म कई बार आ जाती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। प्लस माइनस मल्टीप्लाई कंपैरिजन ये कौन करता है? एएलयू। सीयू कंट्रोल यूनिट है, ये डिकोड एनकोड करता है। कोई भी डेटा आता है उसका डिकोड एनकोड कौन करता है? सीयू। अगर वो अर्थमेटिकल ऑपरेशन है तो उसके डेटा को किसके अंदर डाल दिया जाता है? रजिस्टर। ये रजिस्टर है बच्चों, रजिस्टर के अंदर डेटा डाल दिया जाता है। तो सीपीयू मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस इतना सा समझना है। सीपीयू के 2 पार्ट होते हैं, सीयू और एएलयू। और डेटा को होल्ड करने के लिए क्या होता है? रजिस्टर। यहां से जो डेटा आता है वो कोड के फॉर्मेट में आता है और ये डिकोड करके डेटा को रजिस्टर में डाल देता है। बच्चों यहां एक स्पेशल रजिस्टर होता है जिसका नाम एक्यूमुलेटर होता है, जो सबसे ज्यादा बिजी होता है। और भी रजिस्टर होते हैं जैसे बीसी होता है, डीई होता है, एचएल होता है, लेकिन आपको इनको याद नहीं रखना। तुम इतना याद रखो कि जो रजिस्टर है उसके अंदर डेटा जाता है, टेम्परेरी डेटा जाता है और किस फॉर्मेट में जाता है? बाइनरी।
बाइनरी या मशीन फॉर्मेट में जाता है, इसलिए बच्चों रजिस्टर की स्पीड बहुत फास्ट होती है। सीपीयू में बस आपको इतने 3-4 वर्ड याद रखने हैं। सीपीयू ऐसे तो बहुत डीप है सीपीयू, लेकिन आपको 3-4 वर्ड याद रखने हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के 2 पार्ट होते हैं, सीयू और एएलयू। सीपीयू के अंदर मेमोरी स्टोर करने के लिए क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर कैसे डेटा को होल्ड करते हैं? बाइनरी या मशीन, या फिर ऐसे याद रखो 10101110 इस फॉर्मेट के डेटा को होल्ड करते हैं रजिस्टर। रजिस्टर बहुत सारे तरीके के होते हैं, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज, लेकिन अपन को इतने डीप में नहीं जाना है बच्चों। क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इंफॉर्मेशन कौन बनाता है? आपका सीपीयू बनाता है। सीयू का क्या काम है? डेटा को डिकोड एनकोड करता है, पहचान करता है, जो ओरिजिनल डेटा है और डुप्लीकेट डेटा है उसको चेक करता है। एएलयू का क्या काम है? प्लस माइनस, गुणा भाग, जोड़ भाग की कंपैरिजन टेस्ट ये कौन करता है? एएलयू। रजिस्टर क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। क्लियर? ये सीपीयू हो गया बच्चों। तो अब तक जो मैंने समझा वो क्लियर हो जाना चाहिए। अपना पूरा एक चैप्टर खत्म कि कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट कैसे काम करता है। अब चलेंगे बच्चों अपन आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कंप्यूटर का आउटर पार्ट जिसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है और सेकेंडरी स्टोरेज है वो किस तरीके से काम करता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक मैंने जो भी समझा वो सब आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, रैम रोम डेटा ऑब्जेक्ट के रूप में होल्ड करती है और रजिस्टर बाइनरी के रूप में होल्ड करता है, और इस दोनों से ज़्यादा स्पीड किसकी होती है बच्चों? रजिस्टर। ये मेमोरी के अंदर अपन पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? मैंने पूरा कंप्लीट समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है कि सर इसका क्या मतलब है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये मैं गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा। लगभग 10 से 15 वीडियो में मैं पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा, जो भी पटवारी और कांस्टेबल का है। मेरा ये तीसरा वीडियो खत्म बच्चों। थैंक्स।